I'm audible. I'm audible. यस सर। यस सर। ओके, वो दिखा रहा है ऑडियो चेक करो, मैंने कहा चेक करते हैं अभी। चलो जी, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। मैं वेक्टर्स को मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, तो जिसमें हम यूज करते हैं ना, लेकिन मैं इसको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। बेसिकली अगर हम, थोड़ा सा बताऊंगा हल्का सा अभी इसके बारे में। अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए वेक्टर क्वांटिटी में। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, चाहे जीरो ही क्यों ना हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है मालूम है? उसकी कुछ वैल्यू, 1 2 3 कुछ भी। और प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। प्लस डायरेक्शन यानी दिशा। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, बल। जब आप फोर्स लगाते हो या लगता है कहीं पे, तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। आप जब किसी फोर्स को लगाते हो तो आपकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो अगर आप किसी भी चीज में डायरेक्शन लेकर साथ में उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पैरेलल में दूसरी क्वांटिटी चलती है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा बताया बस ये। इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। मास बता दो कैसी क्वांटिटी है, ये सब पूछे गए हैं, बाद में करेंगे इसको। अब इसका मैथमेटिक्स में क्या यूज हो रहा है, सुनो जरा आप। ये सपोज कोई लाइन है, लेट्स से लाइन एल। अब हम इस लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं मान लो, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। पढ़ रखा हम छोटी क्लास में। ये मान लो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट कोई ए बी बोलेगा, कोई बी ए बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। आप ए बी बोलो चाहे आप इसको बी ए बोलो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप इस लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन देते हो कि ए से बी की तरफ पढ़ेंगे, इसको आप डायरेक्शन दे दी हमने ए से बी की तरफ, तो एरो उस तरफ लगाया है। तो अब ये जो ए बी है विद डायरेक्शन, डायरेक्शन देने के साथ, अब ये खाली लाइन सेगमेंट नहीं है, अब ये कहलाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन दिया हुआ लाइन सेगमेंट जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डायरेक्शन दी जा रही है। और क्योंकि इसमें अब दोनों चीजें आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, इसका मैग्नीट्यूड हमको 2 नजर आ ही रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे अब? वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो हमने बनाया, ये एक वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपने दो चीजें कर दी, मैग्नीट्यूड 2 यूनिट था, आपने डायरेक्शन दे दी, तो ये कहलाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वेक्टर बोल। ऑलराइट, आप लिख लीजिए जो जो आपको सही में आता जा रहा है। तो हम बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग तो सिर्फ इतना वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं बस। एक लाइन के ऊपर हम एक सेगमेंट बनाएंगे और उस सेगमेंट को हम एक डायरेक्शन दे देंगे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इसमें क्योंकि दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और एक दिशा ले ली है हमने, इसलिए हम इसको डायरेक्टेड सेगमेंट ना बोलकर वेक्टर बोल देंगे, क्योंकि वेक्टर में तो यही होता है। इतना क्लियर? अब हम इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? या तो पूरा ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए टू बी। डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन दी हुई है, कहां से? ए टू बी। इतना लंबा लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा हर बार, तो उसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो खाली ए बी। अगर वो डायरेक्टेड है तो डायरेक्शन किस तरफ से है? ए से बी की तरफ जाती हुई है, तो एरो को ऐसे लगा। अब ये हो गया ए बी वेक्टर, या उल्टा पढ़ लो, वेक्टर ए बी, जैसे मर्जी पढ़ सकते हो। तो जब आपने किसी लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन दी तो हमने उसको बोला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डेफिनेशन के हिसाब से वेक्टर्स की इसमें दो चीजें मिल गई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो हमने इसको सिंपल वर्ड में क्या बोल दिया भाई? ये एक वेक्टर। अच्छा, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है,
मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसकी लेंथ। हमेशा जब भी बात करूंगा मैग्नीट्यूड की तो लेंथ की बात हो रही होगी वो, तो इसकी जो लंबाई है वो 2 यूनिट है, तो हम इसकी लंबाई को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, दो तरीके हैं, आप ये बनाओगे, वेक्टर का सिंबल लगा दोगे और इसके ऊपर ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दो। एक तरीका तो यह है मैग्नीट्यूड को शो करने का, और एक तरीका और है, आप सिंपली ए बी लिख सकते हो, वेक्टर का साइन ऊपर से हटा दो, हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप वेक्टर लिखकर उसके ऊपर ऐसे मॉडुलस का साइन भी बना सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, आपके वेक्टर में, मैथमेटिक्स में वेक्टर में किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक लाइन सेगमेंट की लंबाई से मतलब रखता होगा, चाहे वो 2 यूनिट है चाहे वो 3 यूनिट, क्योंकि हम जो वेक्टर पढ़ रहे हैं वो एक लाइन के ऊपर चल रहा है, एक लाइन के ऊपर एक सेगमेंट लिया जा रहा है, उस सेगमेंट को डायरेक्शन दी जा रही है जिसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। निकल गया, इतना क्लियर, तुम आगे चलो। तो अगर आपके कोर्स में ये आ जाए व्हाट इज अ वेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर, और एक ऐसे फिगर बना के दिखा सकते हैं बस। अब पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स की टाइप्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहले बताऊंगा एनसीईआरटी में जो गिवन है, फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा करेंगे। ये रब कर दूं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, नोट, रुको अभी और बच्चे नोट कर लें, चुप हो जाओ। हो गया, नोट कर लिया। अब आप डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, थोड़ा जल्दी समझते हैं, छोटी छोटी चीजें, इनका कुछ है नहीं, बस मालूम होना चाहिए इनके बारे में। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या आता है, नंबर 1, को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा नहीं, टाइप से पहले एक चीज और बतानी थी, एक चीज आप कहीं और साइड में लिख लेना, टाइप्स के अलग लिख लेना। जैसे ये मेरी लाइन है, ठीक है ना, ये एल लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये बन गया मेरा सेगमेंट, लेट से ए बी, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, और डायरेक्शन दे दूं तो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट हो जाएगा। कुछ लंबाई तो जरूर होगी, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 1.5 यूनिट। अब ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन एल जिसके ऊपर मैंने सेगमेंट लिया था, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, लाइन ऑफ सपोर्ट। और जिसका आपने सेगमेंट बना के डायरेक्शन दे दिया ए टू बी, आप सिर्फ इसको इतना भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करने की जरूरत हमेशा नहीं होती है। ये ऐसे बना सकते हो कि भाई कोई सेगमेंट उठाया किसी लाइन का, उसको डायरेक्शन दे रखी है ए टू बी तरफ जाता हुआ, तो यहां से इधर जा रहे हैं हम, तो ये जो ए पॉइंट है ये कहलाएगा इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट, और बी कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट, जहां पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो हर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा, और जिस सेगमेंट को हमने लाइन में से निकाला है वो जो लाइन थी वो कहलाएगी लाइन ऑफ सपोर्ट, उस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट। तो ये बताना रह गया था, इसमें मैंने बता दिया। अब यहां से शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से। नंबर 1, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए। जैसे मान लो हमने इस पॉइंट से एक सेगमेंट ये ले लिया, ए बी एक सेगमेंट, डायरेक्शन दे दी ए टू बी, हो गया डायरेक्ट सेगमेंट। फिर हमने ए पॉइंट से एक और ले लिया, डिफरेंट लेंथ का है, चलो कोई बात नहीं, ए सी, तो हमने देखा दोनों लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन ए से ही दी जा रही है, ए से जाओ भी दोनों तरफ, तो ये आपके हो गए को इनिशियल वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं।
और एक पॉइंट से अलग अलग दिशा में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स बना सकते हो। पोजीशन वेक्टर में पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, यहां से वो ओरिजिन लेंगे हम जनरल, बताऊंगा अभी आगे किसी कैटेगरी में आएगा। तो सिंपल था बिल्कुल। को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से आप बहुत सारे वेक्टर को जनरेट कर रहे हो, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो सबके सब को इनिशियल वेक्टर्स हैं। सेकंड, को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएगा। ये भी गिनती में इनफाइनाइट हो सकते हैं, हम दो बना के छोड़ रहे हैं, कोई भी नाम डाल दो इनको, लेट से ए बी और सी बी। ए बी और सी बी का सेम टर्मिनल पॉइंट है, तो ये को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। यहां पे आप लिख लेना हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स। आगे चलते हैं, थर्ड देखो, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, अब ये समझो, मान लो ये आपकी कोई लाइन है जिसको आप बोलोगे लाइन ऑफ सपोर्ट, और मैं यहां पे एक सेगमेंट ले लेता हूं इस लाइन का, लेट से ए बी। ठीक है, एक सेगमेंट मैंने और ले लिया, लेट से सी डी। देखा जाए तो बहुत सारे सेगमेंट बन गए। अब ये ए बी रीड कर सकते हो, ए सी रीड कर सकते हो, ए डी रीड कर सकते हो, बी सी रीड कर सकते हो, बी डी रीड कर सकते हो, सी डी रीड कर सकते हो, बहुत सारे हो गए। तो ये चलो हम दो ले लेते हैं इसमें से। एक मैंने लिया ए से बी की तरफ जाता हुआ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर, एक मैंने ले लिया सी डी वेक्टर। भाई दो सेगमेंट लिए मैंने एक ही लाइन के, और दोनों को डायरेक्शन दे दी, तो दोनों के दोनों हो गए अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है? तो ये वेक्टर जो बनाए आपने ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। कोलिनियर वेक्टर्स में वेक्टर्स की एक ही लाइन होती है जिनको सपोर्ट करती है, और आप ये कह सकते हो इसमें जो हमने ए बी वेक्टर बनाया एंड जो हमने सी डी वेक्टर बनाया, ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अब एक बात और, बड़ा गहरा रिश्ता है कोलिनियर वेक्टर्स में आपस में। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, तो इसमें से कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर टाइम्स होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे। लंबाइयों का फर्क हो सकता है, ये छोटा ये बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों सेम प्रोपोर्शन में चले। मतलब ए बी वैक्टर 2 टाइम्स हो सकता है सी डी का, सी डी वैक्टर ए बी का हाफ टाइम्स हो सकता है, ए बी वैक्टर माइनस हाफ टाइम्स हो सकता है सी डी का, -5/4 टाइम्स हो सकता है। माइनस क्या इंडिकेट करेगा मालूम? माइनस इंडिकेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे और ऐसे, या फिर उधर और इधर। और अगर ये लैम्डा आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप समझ जाओगे अच्छा है तो कोलिनियर, लेकिन एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो कोलिनियर की कंडीशन स्टार मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराऊंगा इसकी, एनसीईआरटी में सिर्फ एक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होती है, और अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो दोनों एक दूसरे के सम स्केलर टाइम्स के इक्वल होते हैं। स्केलर का मतलब कोई नंबर, 5 4 6 कुछ भी। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, अब ये पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज करो हमारे पास दो लाइन, एक एल और एक एम, और दोनों पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है। अब मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया ए बी, डायरेक्शन दे दी ए टू बी। मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया सी डी, डायरेक्शन दे दी सी टू डी। अब क्योंकि इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, अगर एल एम के पैरेलल है, तो दैट इंप्लाइज ए बी वेक्टर जो बनाया आपने और जो सी डी वेक्टर आपने बनाया वो भी क्या हो गए? पैरेलल हो जाएंगे वो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इनके बीच में भी खास रिलेशनशिप होता है। अगर इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है तो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और इसमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है। अब ये क्या बात हुई? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पहले आप लिख लो, बताता हूं आपको।
क्योंकि पैरेलल और कोलिनियर दोनों की सेम कंडीशन हो गई। पैरेलल के लिए भी आप अपने क्वेश्चंस में ए बी को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स यूज करेंगे और कोलिनियर में भी यूज करेंगे। नोटेड। अब समझो जरा, अभी बाद में जाऊंगा पांचवें पॉइंट पे। अब सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ए बी वेक्टर हाफ टाइम्स है सी डी वेक्टर का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। लैम्डा मैंने हाफ ले लिया। अब आपके यहां पे दो आंसर आएंगे। पहला आंसर बोलो, मे बी ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। आपको नहीं पता ना मुझे पता। अगर कोई मुझे बोलेगा ए बी वेक्टर हाफ टाइम्स है सी डी का, तो मैं दोनों बातें बोलूंगा, या तो ये कोलिनियर है एक लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं है, या फिर ये दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं ए बी वेक्टर से ए बी वेक्टर इज हाफ टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, अब बोलो कोलिनियर This is पैरेलल। collinear. यस, ये सिर्फ और सिर्फ कोलिनियर, पैरेलल नहीं हो सकता। रीजन बताओ क्या है? The same point of contact. यस, इसमें एक बी पॉइंट कॉमन आ गया। अगर इसमें एक बी पॉइंट कॉमन आ गया तो पैरेलल कैसे हो सकते हैं? बी पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, या बी आ गया सी आ गया ए आ गया, तो यहां पर तो कोलिनियर और पैरेलल दोनों आंसर लिखा जाएगा। लेकिन जब एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जवाब होगा कोलिनियर वेक्टर्स। और हमें जब क्वेश्चन में यूज करना होगा कोलिनियर के लिए तो हम लैम्डा टाइम्स यूज करेंगे, और पैरेलल के लिए भी हम ये यूज करेंगे। क्लियर ये वाला पॉइंट? एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दिया होगा। उसमें पता है क्या पूछा है? विच वन इज नॉट ट्रू। करवाऊंगा अभी, रुक जाओ पहले समझ लेते थोड़ी चीजें और। अच्छा जी, अब आता है आपका फिफ्थ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, whose magnitude is 1, मतलब लंबाई 1 यूनिट होनी चाहिए। ऐसा लाइन सेगमेंट बनाओ, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जिसकी लंबाई 1 यूनिट होगी। जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरा एक सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट है जो 1 यूनिट का है, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, 1 है ये, और ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, और मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो बताओ कैसे लिखना है मैग्नीट्यूड को? वेक्टर बनाया, उसको मॉडुलस के साइन में रखकर ऐसे लिख दो 1। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। और हम किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स के केस में, किसी भी लाइन सेगमेंट को। जैसे ये ए बी है, मैंने इसको ए से शो कर दिया, स्मॉल ए से, लेकिन ये सेगमेंट नहीं है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं? ये कैसे एरो लगा सकता हूं। किसी भी स्मॉल लेटर से किसी भी सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, लेकिन वो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा, इसलिए आप उस लेटर के ऊपर ऐसे एक एरो का साइन बना सकते हो। अब क्योंकि ये तो एक खास वेक्टर है, ये कैसे वेक्टर है? यूनिट है, तो इसको हम स्मॉल ए से शो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एरो का साइन नहीं लगाए, इसके ऊपर हम लोग ऐसे कैप का साइन बना सकते हैं। तो जब भी आप किसी वेक्टर चैप्टर में, जब भी आप किसी स्मॉल लेटर के ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा ये वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैप लगाया हुआ है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा यूनिट वेक्टर है ये, इसको इक्वल टू 1 लिख देते हैं। क्या ये 1 के इक्वल है? क्या सोचो, ये थोड़ी है 1 के इक्वल। क्या चीज है 1 के इक्वल? इसका मैग्नीट्यूड। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है 1 के इक्वल, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100% 1 के इक्वल। तो कुछ बच्चे समझते हैं भाई ए कैप यानी 1 होता है, उसके प्लेस पे 1 लिख देते हैं, वो 1 नहीं होता है। उसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। फिर आता है सिक्स्थ, पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी की समझ लेते हैं ना, फिर इसमें लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, ये भी समझा दूंगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में तो है नहीं वैसे। पोजीशन वेक्टर,
नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। भाई ये क्या होता है, ये बड़ा काम आएगा आपके आगे तक। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है से ओरिजिन। हम हमेशा फिक्स पॉइंट को ओरिजिन ही लेंगे अपने क्वेश्चंस पर। बाकी आप अगर किसी भी पॉइंट को फिक्स करके वहां से जब एक वेक्टर बनाते हो तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। हम अपना क्या मानेंगे, फिक्स पॉइंट ओरिजिन मानेंगे। अब सुनो क्या, अभी लेते हैं 2 डायमेंशन प्लेन के ऊपर। ये हमारा 2 डायमेंशन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पर मेरा एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हमने पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक कहां डायरेक्शन तो नहीं है, सिंपल लाइन सेगमेंट। कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपल लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर हम ओरिजिन से पी की तरफ इसको डायरेक्शन दे देंगे तो ये बन गया एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ। तो हम बोलेंगे ये जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है जिसको हम वेक्टर बुला रहे हैं बार बार, ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का, पी पॉइंट। सिंपल सी बात बस। और आप सोचो ओरिजिन से तो कितने सारे वेक्टर बन सकते हैं। सपोज करो एक ये आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ क्यू वैक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब इनको अगर मैं कंबाइंड नाम से बुलाना चाहूं, ओपी और ओक्यू क्या है, तो आप बोलोगे ओपी एंड ओक्यू आर को इनिशियल वैक्टर्स। और मैं पूछूंगा ओपी क्या है, इंडिविजुअल पूछ रहा हूं बस मैं एक, तो आप ओपी को क्या बोलोगे, ये तो जी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इंडिविजुअल पूछूंगा तो आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर। मैं कंबाइंड करके पूछूंगा ओपी एंड ओक्यू, तो आप बोल सकते हो मेरे को कोई इनिशियल वेक्टर। आगे चलते हैं। हम दो वेक्टर्स को प्लस कर सकते हैं, दो वेक्टर को माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। दो वेक्टर का डिवीजन नॉट डिफाइंड होता है, कोई रीजन नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अब नेक्स्ट आता है, अभी वेक्टर कंटिन्यू चलेगा लेकिन आप बीच में डाल दो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करने का ट्राइंगल लॉ। काफी यूज भी करेंगे इसको वेक्टर्स में भी आगे जाकर। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है समझो जरा, क्यों कहते हैं इसको ट्राइंगल लॉ। सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, डायरेक्शन दे दी हमने ए टू बी, तो ये बन चुका है अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फिर हमने बी से ही एक और सेगमेंट बना दिया, लेट से ये, इसको भी डायरेक्शन दी लेकिन बी से सी की तरफ। तो दोनों वेक्टर में क्या चीज कॉमन है, ये बी पॉइंट कॉमन है। ये बी इसका टर्मिनल है और इसका इनिशियल है, और हम इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ के क्या बनेगा, तो इनको जोड़ के वेक्टर आएगा ये ए टू सी। तो क्योंकि ये अब एक ट्रायंगल की शेप ले लेते हैं इस तरह से, तो इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और ट्रायंगल लॉ के लिए ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है, देखो वैसे तो ये बन गया ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। जब इन दो वेक्टर का सम होगा तो एक तीसरा वेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ होगा, ए से सी की तरफ। तो ये हो गया ए सी वैक्टर। ये है सिंपल सा ट्रायंगल लॉ। अब जैसे मान लो मैं बिना ट्रायंगल के आपसे पूछने लगूं, भाई मेरे को पी क्यू वैक्टर में क्यू आर वैक्टर ऐड करना है, बताओ ये क्या बनेगा। पी क्यू और क्यू आर वैक्टर ऐड होगा तो क्या बनेगा, पी आर वैक्टर। PR ये वेक्टर। तुम यहाँ देख ले करो, ये क्यू दोनों में कॉमन हो गया ना, इसे मर्ज कर दो, ये मिल गया आपस में। तो पी से आर की तरफ जाता हुआ ये बनेगा पी आर वैक्टर। तो ट्रायंगल लॉ बनाने के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं ए बी और बी ए वैक्टर को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, बताओ बताओ। यहाँ पे आपने मुझे पी आर बोला, यहाँ पे बोलो ना, बोलो ना उसमें क्या है, सर ए वेक्टर। ए वेक्टर। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट। जहां पे शुरू हुआ वहीं पे खत्म भी हो गया, ये होता है आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर होता तो है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 0 यूनिट।
होती नहीं ना, क्योंकि और डायरेक्शन किसी को नहीं पता किस डायरेक्शन में होता है, लेकिन वेक्टर होता है। तो आप ये भी कह सकते हो, देखो आप ए बी और बी ए को ऐड करके एक जीरो वेक्टर बन चुका है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, हम ये भी कह सकते हैं। मतलब जब आप किसी वेक्टर की दिशा अपनी तरफ से पलटोगे, आप कहोगे मैं ए बी को उल्टा करके बी ए बनाना चाहता हूं, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको साइन चेंज करना होगा। तो डायरेक्शन के बदलने से या पलटने से वेक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या लंबाई भी फर्क हो जाएगा? नहीं, जितनी लेंथ थी वो लेंथ पहले भी रहती, अभी रहेगी। मान लो मैं आपसे पूछूंगा ए बी वेक्टर की लेंथ 2 यूनिट है, तो बी ए वेक्टर लेंथ क्या होनी चाहिए? तो 2 ही रहेगी। आपने दिशा ही तो बदली है, कौन सा लंबाई बदल दी आपने? तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल है विद नेगेटिव साइन, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड हर हालत में इक्वल ही होंगे। क्या ये क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अगर आप में से कोई इसको आगे इंजीनियरिंग में कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाना चाहता है, वेक्टर्स काफी यूज करेगा। जो जीपीएस बना हुआ है, जो आप गूगल मैप खोलते हो, सारा वेक्टर पे तो बेस्ड है, वो दिशाओं पे तो आधारित है पूरा, तो वहां बेसिक वेक्टर्स आना बहुत जरूरी होगा। वो बेसिक नहीं सिखाएंगे ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, और करना हो ना तो आगे इंजीनियरिंग तो सभी कर रहे हैं, रख के खा रहे हैं इंजीनियरिंग, रख के खाते हैं। एआई में घुसो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो नई फील्ड्स आई हैं, बहुत स्कोप है। आने वाले टाइम में एआई का जमाना है, और 10 साल 20 साल बाद आर्मी लड़ाई करेंगी, रोबोट्स लड़ा करेंगे। 10 साल 20 साल बाद मैं ऐसे खड़ा होकर पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्या मैं पढ़ाना छोड़ चुका हूँ, बूढ़ा हूँ, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे, रोबोट क्लास में खड़े रोबोट पढ़ा रहे हैं। आने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक वो एलेक्सा बोलते हैं, ये पेश करो पेश करो। ड्राइवरलेस कार शुरू हो गई, वो ड्राइवर कार चलाएगा, उसको कमांड दो, आपको ले जाएगा जहां जाना है। सब एआई तो है, आने वाले टाइम में एआई का बहुत स्कोप है। अच्छा जी, अब ये समझो ये क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। सपोज करो मेरे पास एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम, कोई भी नाम डाल देते हैं इसको ABCD। पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग अगर हम इनको डायरेक्शन दें, तो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है जो आपको देनी है, वैसा बदल सकते हो मर्जी से। ए से बी की तरफ ये बन गया एक डायरेक्टेड सेगमेंट, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन आपको डी से सी की तरफ देनी, बाकी आपकी चॉइस होती है। फिर आपको ये बी से सी की तरफ देनी है, और इधर भी ऐसे ए से डी की तरफ देनी है, ये स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमने क्या किया, चारों साइड को डायरेक्शन दे दी, तो 4 वेक्टर हो गए हमारे पास। सिंपल सा पैरेललोग्राम लॉ, देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ ही है। अगर हम ए बी वेक्टर को BC वेक्टर में ऐड करेंगे, तो बताओ क्या आएगा? AC AC वेक्टर। वेक्टर आएगा, ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया भाई। और वो जो AC वेक्टर है, बस इतनी सी ये बात कि जब वो AC वेक्टर बनेगा, तो ये हमेशा 100% इसके डायगोनल के ऊपर ही आएगा। तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग बने हुए वेक्टर्स का सम उसके डायगोनल के अलोंग आता है। तो मैं अगर इसको, सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल a वेक्टर से, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल b वेक्टर से, और ये मान लो a से c की तरफ जाता हुआ एक d1 वेक्टर है, तो d1 वेक्टर यानी डायगोनल 1 इज इक्वल्स टू है दोनों वेक्टर का सम। इसको हम एज ए फॉर्मूला अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे आगे जाकर। और मान लो सेकंड डायगोनल भी ज्वाइन कर लेते हैं, चलो ये वाला डायरेक्शन बोलो भाई, आप बोलो किस तरफ दूं, बी से डी दूं, डी से बी दूं, जैसे आप बोलोगे। बी से डी दे दूं, ये लो बी से डी, ये डायरेक्शन है। ये मान लेते हैं आपका डायगोनल 2 वेक्टर है। अब आप मेरे को बताएंगे डायगोनल 2 वेक्टर डायरेक्शन अगर बी से डी दे रहे हैं तो क्या बनेगा? B माइनस है। बी माइनस ए। कैसे बनेगा देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल है ना, इसमें लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। देखो पहले गए ए से बी की तरफ, यहां से यहां गए, फिर यहां से कहां गए, यहां से ऊपर गए, तो इसका और इसका सम किससे मैच करेगा? यहां से ऐसे मैच करेगा।
तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, ए बी वैक्टर में बी डी वैक्टर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा ए डी वैक्टर। ए बी वैक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्मॉल ए से, और बी डी वैक्टर मेरा रिप्रेजेंट किया जा रहा है डायगोनल टू वैक्टर, और ए डी मेरा है, ये बी है तो ये भी होगा, बिल्कुल सेम है, सेम लंबाई के सेम डायरेक्शन में, और ऐसे ये भी ये होगा, तो ये हो जाएगा बी। तो इसका मतलब जो डायगोनल टू वेक्टर है वो आपका होगा बी माइनस ए, और करके एक और लिख देना यहाँ पे ए माइनस बी। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मालूम क्यों ए माइनस बी क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन ले ली बी से डी, मैं डी से बी भी ले सकता था, तो अगर डी से बी लेते तो ये ए माइनस बी हो जाता। तो अगर पैरेललोग्राम के अलोंग आपको दो वेक्टर्स निकालने हैं तो एक वेक्टर तो हमेशा ए और बी का सम रहेगा, और जो दूसरा वेक्टर डायगोनल वाला वो आपकी मर्जी है, ए माइनस बी कर लेना चाहे बी माइनस ए कर लेना। डन, आगे चलते हैं। बस इतना ही है पैरेललोग्राम लॉ। इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ है। ये दोनों ही लिख लेना, ए प्लस ए माइनस बी या बी माइनस ए, जैसे आपको यूज करना हो कर सकते हैं। चलो अब आते हैं आपके 3 यूनिट वेक्टर्स जिन पे सारा वेक्टर ही खत्म होने वाला है। वेक्टर 3D तीनों मिलाकर खत्म कर देते हैं। ये हैं आपके स्मॉल आई कैप, जे कैप, के कैप। इन तीनों ने सारा वेक्टर 3D खत्म कर दिया मिलकर। आई कैप, कैप लगा हुआ है मतलब क्या, यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये है कहां पे, ये फिक्स वेक्टर है, ये अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है। एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग शब्द के दो मतलब होते हैं, ध्यान से सुनना। जब मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर लो यूनिट, तो आपने क्या लिया, आई कैप। मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर लो यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा आई कैप। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर लेना है तो लैम्डा आई कैप, वो भी अलोंग ही माना जाएगा। और ऐसे ही जे कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, और यहां पे अगर तीसरी एक्सिस आ गई तो जेड एक्सिस। पूरा दामोदर इन तीनों पे डिपेंड करता है। दामोदर नहीं, दारमोदार, दामोदर को कास्ट हो गई। अच्छा, अब कैसे यूज करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स है 2,3, ठीक है, यानी कि एक्सवाई प्लेन का पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से 4,5। अब आपको इन दो पॉइंट से क्या क्या करना है वो सुन लो। आपको एक बनाना है ओपी वेक्टर। अच्छा, ओ से स्टार्ट करेंगे तो इस वेक्टर का नाम बताओ, ओ से स्टार्ट होने जा रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन P। वेक्टर ओपी। और एक आपको बनाना है ओ क्यू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। एक आपको बनाना है पी क्यू वेक्टर,
इसको सिर्फ पी क्यू वेक्टर पढ़ोगे, ये नहीं है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन थोड़ी है। और एक आपको बताना है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 4 काम दे दिए करने के लिए, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए आपने भी एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन आ गया। ऐसी रफली अंदाजे से पॉइंट प्लॉट कर दो। 2,3 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे होगा, और 4,5 यहाँ पे कहीं होगा। ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। ओ से पी को ज्वाइन किया, डायरेक्शन दे दी। ओ से क्यू को ज्वाइन किया, डायरेक्शन दे दी। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पी के साथ लिख लो, लिखने हैं तो, और क्यू पॉइंट के क्यू के साथ। ये हो गए। अब आपको ये 2 वेक्टर फ्रेम करने हैं, बनाने हैं। दिख तो रहे हैं ये, आपको अगर बना दिए, ये रहा, देख लो ओपी। लेकिन ये आपने बना तो दिए, लेकिन ये ग्राफ पे आपको अब इसको आई और जे के कंपोनेंट्स में बनाना है। अब वो सुनो क्या करना है। पहले मैं फोकस करूंगा पी पे, मैं इसलिए अपना क्यू रब कर रहा हूं, ठीक है। आप मत करना अपना रब, मैंने अपना भी क्यू वेक्टर रब कर दिया। ओ आई कैप प्लस 3j कैप। हाँ बिल्कुल। देखो आप क्या करेंगे, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दो, तो एक राइट ट्रायंगल की शेप आ गई। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे एम। अब मेरे को बताओ ओ एम की लेंथ कितनी है? 2 यूनिट। 2 और ये एमपी की लेंथ कितनी है? 3 3 यूनिट है। ये तो लाइन सेगमेंट्स है, ये वेक्टर थोड़ी है। लेकिन अगर मैं इसको ओ से एम की तरफ डायरेक्शन दे दूं, ओ से एम की तरफ, अब ये वेक्टर बन गया। इसकी लंबाई कितनी है? 2 यूनिट है। और किस एक्सिस के लॉन्ग लगाया जा रहा है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इस वेक्टर को कैसे बनाएंगे? 2i कैप। अब ये जो m से p की तरफ जा रहा है वेक्टर, लंबाई तो हमें पता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट है। लेकिन वो m से p की तरफ किसके लॉन्ग जा रहा है या किसके पैरेलल है? देखो y एक्सिस के। तो आपका जो mp वेक्टर होगा ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ j कैप। राइट। अब आप मेरे को इसमें ट्रायंगल लॉ लगा के बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये मेरा ओएम वेक्टर है, ये लिखा हुआ है, ये ओपी बनाने जा रहे हैं ना हम। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बोलो इसमें से किस किस को प्लस करना है। ओ एम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। राइट। ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओपी वेक्टर। अब ओएम तो ऑलरेडी बना हुआ है 2i कैप, और एमपी बना हुआ है 3j कैप। तो लो आपका पहला आंसर 2i प्लस 3j, ये बन गया आपके पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बड़ा आसान काम है। अब आप आसान देखो क्यों है, क्योंकि हम सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, ये 2 और 3 था ना, तो जब मैंने कहा कि इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आपने सीधा क्या लिखा? आप ऑब्जर्व करो, 2 के साथ i कैप आ रहा है, इस 2 के साथ, और j के साथ 3j आ रहा है, और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मेरे को डायरेक्ट बता दो OQ वेक्टर क्या होगा। आगे से यही करेंगे, ये सब थोड़ी दिखाएंगे बना बना के, आगे सीधा यही करेंगे। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, देयरफॉर OQ वेक्टर होगा 4i कैप प्लस 5j कैप, जो हमारा यहां पे था, जो ऐसे था। ये वाला वेक्टर 4i प्लस 5j हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब एक तीसरा वेक्टर चाहिए, PQ वेक्टर। अब हम ये P से Q को ज्वाइन कर लेते हैं, ये वेक्टर चाहिए। अब आप देखो OP, OQ और PQ तीनों मिलकर एक ट्रायंगल की फॉर्म दे रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। O से बताओ किस डायरेक्शन में जाऊं सबसे पहले, OP जाऊं या OQ जाऊं? OP जाऊंगा ना, क्योंकि पीस डन मारेंगे फिर हम। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा मैंने? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर। और अगर आपको PQ वेक्टर फ्रेम करना है या निकालना है, तो आपने क्या लिखा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इसको एज ए फॉर्मूला अपने जहन में बिठा लो। पता नहीं सर कितनी बार मैं आपसे इसमें काम कर। अगर जो Q, अगर जैसे Q हमारा सेकंड पॉइंट है तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर करते हैं ना हमेशा। हाँ बिल्कुल, वही चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एज ए फॉर्मूला हम आगे से अब यूज करेंगे। जब भी मैं आपको 2 पॉइंट दूंगा कार्टेशियन प्लेन पे या कहीं स्पेस में भी, और आपको कहा जाएगा P से Q को ज्वाइन करके वेक्टर बनाओ PQ वेक्टर, तो डायरेक्ट बनाएंगे। अब क्या करना है? Q के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। उल्टा माइनस हो रहा है, ध्यान देखना। PQ बनाने के लिए Q पॉइंट पहले आएगा, P पॉइंट बाद में आएगा, और माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए भी आपको वेक्टर OP और OQ नहीं चाहिए, डायरेक्ट माइनस करो। Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उसमें से P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, ये बन गया 2i कैप सीधा।
फिर प्लस, फिर 5 में से ये वाला 3 माइनस कर दो तो ये भी हो गया 2j कैप। ये लो जी। अब इसका मतलब PQ वेक्टर बनाने के लिए क्या हमें इन दोनों वेक्टर की जरूरत है? नहीं है जरूरत। हमें PQ वेक्टर बनाने के लिए सिर्फ इन 2 पॉइंट की जरूरत है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड, PQ वेक्टर की लंबाई। 2√2। 10th क्लास का फॉर्मूला अगर देखें, ठीक है बिल्कुल, 10th क्लास का फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता था 10th क्लास में, था ना फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो वही तो है, कोई नया थोड़ी है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, ये तो है लेंथ। तो PQ वेक्टर की लेंथ चाहिए तो सिंपल सिंपल दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो PQ वेक्टर है वो भी तो माइनस करने से बना है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर ही क्यों रहे हैं? हम सीधा सीधा क्यों ना इनके आई और जे के जो कोफिशिएंट्स हैं माइनस करने के बाद ही तो आए थे वो, उन्हीं का स्क्वायर कर दें क्यों ना। तो ये लो 4 + 4 √8 यानी 2√2। तो अब इस बात को भी आगे से ध्यान रखेंगे, जो वेक्टर आई जे के कंपोनेंट्स में लिखा हुआ होगा अगर उसकी लंबाई चाहिए तो वहीं से आई जे के, जब 3D स्पेस आ जाएगा तो के भी आ जाएगा, तो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उन्हीं के स्क्वायर्स का सम कर देंगे अंडर रूट में, क्योंकि वो जो वेक्टर बना होगा वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बना होगा और 2 पॉइंट को माइनस करके बना होगा, तो माइनस कर तो रखा होगा इन्होंने, इससे हम डायरेक्टली यहां माइनस कर सीधा लिख लेंगे वहां पे। क्लियर है? सबको क्लियर है ये रब कर दूं मैं? अब आप ट्राई करो। लिखे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। 1 मार्क क्वेश्चन है, वैसे 1 मार्क आएंगे नहीं, 2 मार्क्स से आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो करेंगे ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, खाली आपको एक वेक्टर दे रहा हूं उसकी लंबाई बता देना, रिप्रेजेंट करना है उसको ए वेक्टर से, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए वेक्टर यानी स्मॉल ए वेक्टर से, इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जी, करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान काम हो गया होगा अब तक तो। सिर्फ क्या करना है, अब इसमें k कैप है, इसका मतलब ये वेक्टर कहीं एक्सवाई प्लेन पे नहीं चल रहा होगा, ये स्पेस में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा 3D स्पेस कैसे बनता है, अभी हम इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है इस तरह से शो करना है, अंडर रूट लगाया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का 4 36, ये हो गया अंडर रूट 49 इक्वल टू 7। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वेक्टर गिवन है, लिखो ए वेक्टर स्मॉल ए। जब मैं बोलूंगा ए वेक्टर तो खुद ही स्मॉल बना लिया करो, मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर तो उसमें ए और बी लेटर कैपिटल बनाने हैं फिर आपको। तो ए वेक्टर दिया हुआ है, लिख लो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये भी स्पेस में आ गया। और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। और आपको फाइंड करना है ए वेक्टर में से पहले तो माइनस करना है ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, फिर उसका ये सिंबल लगा रखा है, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले आप a माइनस 2b कैलकुलेट करेंगे, एक नंबर तो वहां मिल जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। रूट 21 नहीं,
रूट 46 नहीं सर रूट 79। नहीं, मैंने क्वेश्चन सही दिया ना। रूट 86। सर रूट 86। रूट 86 करेक्ट आंसर आ रहा है। दो बच्चों ने इधर बताया, बाकी सब गलत बता रहे हैं इधर भी। ये गलत क्यों कर रहे हैं, इसमें गलत होने का कुछ है ही नहीं। ये लो, इसमें गलत करने का कोई चांस ही नहीं है भाई। ए वेक्टर लिख लो पहले, ये लो लिख लिया मैंने, हाँ सर रूट 86। है ना। फिर माइनस कर लो ट्वाइस ऑफ बी, तो बी का डबल करके लिख लेना यहाँ पे माइनस में, लेकिन 4i माइनस 8j माइनस 6k। अब ब्रैकेट खोल के डायरेक्ट माइनस कर लो, मैं सीधा माइनस कर लूंगा। देखो 3 में से 4i माइनस होंगे, माइनस आई, माइनस 2j में प्लस 8j आ जाएंगे, तो प्लस के 6j बन जाएंगे, और प्लस के में प्लस 6 के ऐड हो जाएंगे। ये लो, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49। 50 प्लस 36 रूट 86। इसमें गलत क्यों क्यों किया, कुछ है ही नहीं मेरे, मतलब मैं बताऊं क्या बताता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड the unit vector, find the unit vector in the direction of, find the unit vector in the direction of the vector 3i cap minus 6j cap plus 2k cap। पहले इसका बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव मेथड कि कैसे आएगा, उसके बाद हम एक शॉर्टकट करेंगे। ये एक वेक्टर है, किसी दिशा में स्पेस में निकल गया होगा, अब उसी के पैरेलल जाना है आपको। डायरेक्शन यानी पैरेलल, तो पैरेलल में दो चीजें होती हैं, या तो लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल समझते हो, लाइक से कॉमन सेंस काम करती है। लाइक पैरेलल मतलब एक ऐसे जा रहा है, दूसरा भी उसी दिशा में ऐसे भाग रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और अनलाइक पैरेलल में एक ऐसे जा रहा है और दूसरा अपोजिट में आ रहा है, तो ये अनलाइक पैरेलल है। तो दोनों केस हो सकते हैं, इन्होंने कहा डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमने लेट कर लिया, हमारा जो वेक्टर है वो डी कैप है। कैप क्यों है, कैप क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वो यूनिट है, कैप इसलिए लगाया। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं इस वेक्टर को, इस वेक्टर का क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स। मेरा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, टीचर को बताया देखो जी बी कैप मेरा क्वेश्चन मार्क है, और मैं बी कैप को डायरेक्शन में जा रहा है इसके, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं मैं। अब बी कैप का बी कैप, लैम्डा का लैम्डा, यहाँ पे पुट कर दिया हमने अपना ए वेक्टर जो ऑलरेडी गिवन है। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लैम्डा आई माइनस 6 लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के, ये आपका बी कैप हो गया। लेकिन आप इसको आंसर थोड़ी बोल सकते हो क्योंकि लैम्डा मिसिंग है। अच्छा कैप लगा हुआ है, तो खास बात क्या है, क्या बने, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड इसका, स्क्वायर करके निकालोगे, निकालते हैं देखो। 3 लैम्डा का स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 रखोगे क्योंकि यूनिट है। सॉल्व करना, 49 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट कहां गया, मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दी, रूट हट गया, अंदर का बचा हुआ लिख दिया। यहां से लैम्डा की वैल्यू दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, प्लस माइनस 1/7। लैम्डा की वैल्यू है प्लस माइनस 1/7। अगर मैं प्लस लूंगा तो मेरा एक आंसर ये हो जाएगा, देखो बी कैप इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे +7 रख दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और जो लैम्डा की वैल्यू है कॉमन बाहर रखो, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। और एक आंसर और बोल दो, लैम्डा की दूसरी वैल्यू भी तो है आपके पास, -3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। अपॉन 7। तो आप इसमें से अपने एग्जाम में कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना है कोई एक, क्योंकि मैंने बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर, यानी कोई एक चाहिए उसको। अगर आप बुक में आंसर मैच करोगे तो ये हमेशा लैम्डा की वैल्यू को पॉजिटिव लेके आंसर लिखते हैं। सर अगर तो आप हम बुक और लिख के नहीं लिख सकते दोनों? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों लिखो, मैं तो कहता हूँ ये है जी, ये है जो आपको पसंद है लिखो, लेकिन उन्होंने चेक किसी को करना है तो मैं तो कहूंगा ये लिखो। तो नंबर तो नहीं काटेंगे? 100% नहीं कटेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में चेक करना, आरडी में चेक करना, यही आंसर दिया होगा। बाकी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि टीचर ने फोकस इसी के आंसर पे करना है, तो मैं अभी आपको ये बोलूंगा कि आप ये वाला लिखो, क्यों लिखना सेकंड वाला, छोड़ो।
बाकी आपकी मर्जी है। अब आप एक बार ध्यान से देखो जरा, ये तो पूरा प्रोसेस से किया हमने, डिस्क्रिप्टिव समझा जो हमने सीखा। अगर मैं अपने आंसर को ध्यान से देखूं तो देखो ये वेक्टर तो सेम ही डाल दिया गया आंसर में, जो गिवन वेक्टर है वो तो सेम डाला हुआ है, इसके साथ 1/7 और लेना है बस हमें। ये 7 मालूम क्या है? ए वेक्टर ये का 7 मैग्नीट्यूड। इसी का तो मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मुझे इसकी दिशा में जाता हुआ एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं उसको नाम दे रहा हूं ए वेक्टर की दिशा में जा रहा है, मैंने उसको नाम दे दिया ए कैप, बाकी आप कुछ भी नाम दे दो उसको। तो सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं, इस वेक्टर को जिसकी दिशा में जा रहे हो, इस वेक्टर को डिवाइड कर दो किससे? इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी की लंबाई से डिवाइड कर दो। तो इतना सा पछड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जो किया है आप, इसको आप अपने क्वेश्चन में बेखौफ होकर डायरेक्ट लगा सकते हो। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आपको अगर वेक्टर दो किसकी दिशा में चाहिए, मैं कहूंगा इसकी दिशा में चाहिए मुझे यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर को लिखो आंसर में और डिवाइड में रख दो इसी का मैग्नीट्यूड, तो आपका ये वाला वेक्टर आ जाएगा। और चाहो तो माइनस लगा के रख देना, मर्जी आप। क्वेश्चन लिखो अगला। क्लियर हो गया? बात सही में आ गई ना कैसे बनाए फॉर्मूला? तो कोई डेरिवेशन है नहीं इसका, बस ये देखो सामने जो नजर आ रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of find the unit vector in the direction of a vector plus b vector if a vector is equals to 2i cap minus j cap plus 2k cap and b vector is equals to minus I cap plus j cap minus k cap। ये 2 मार्क्स का हो सकता है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन a प्लस बी जो आएगा उसकी डायरेक्शन में निकालना है। कर लो अपने आप, बड़ा आसान है। आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, करेक्ट आंसर यही आ रहा है। सर ए और बी के दोनों के ऊपर कैप कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी के? नहीं कैप क्यों लगाओगे? अच्छा वो कैसे लगाएंगे? अच्छा देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हो। देखो कैप तो लगेगा सिंगल लेटर पे, मतलब कहीं ऐसे मत लगा देना एग्जाम में ए प्लस बी और ये कैप पता नहीं चला कैप किसने पहनी हुई है, तो ऐसे मत लगाना, गलत रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करो ना, देखो लेट कर लो, इनका जो सम आएगा वो सी होगा। भाई नया वेक्टर आ रहा है, उसको नया नाम दे रहे हैं सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है? इन दोनों का सम है, सम कर लिया हमने। आई जे से जे कैंसिल हो गया, प्लस के। अब इसकी डायरेक्शन में चाहिए आपको एक यूनिट वेक्टर, तो उसको आप नाम दे दो सी कैप, डी कैप, ई कैप, कोई भी दे दो। तो सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2, आंसर हो गया। तो जो आपने ऐड करके बनाया उसको नया नाम दे दो। एक और, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब लेटर पी क्यू आपने कैसे बनाए हैं? कैपिटल पी क्यू वेक्टर, वेयर पी कैपिटल पी, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लिख लो। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 एंड क्यू, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 6। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी से, तो इसमें आपको एक नंबर तो मिलेगा पहले पी क्यू वेक्टर बनाने का। अगर आप पी क्यू वेक्टर सही बनाओगे तो एक नंबर तो उसका मिलेगा पहले, फिर एक नंबर मिलेगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का। क्वेश्चन वैसे एक नंबर का है लेकिन 2 नंबर का बना सकते हैं। आपको देखो मैं थोड़ा सा बता दूं एग्जाम में कैसे लिखना है। पी क्यू वेक्टर को बनाने के लिए क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस किया जाएगा। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? ओ क्यू
माइनस ओपी। बताने की जरूरत नहीं टीचर को कि उसमें ओरिजिन अंडरस्टूड होता है ये। और इतना लिखने के बाद डायरेक्ट माइनस कर दो, क्यू में से पी माइनस करना, लेकिन जैसे 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 जे कैप, 6 माइनस 3, बस इस तरह से टीचर को बताया हमने क्या किया और बता के डायरेक्ट कर दिया उसके बाद। तो मैंने देखो कौन सा ओक्यू और ओपी बनाया, सीधा माइनस करके पीक्यू बनाया। अब निकालो इसका आंसर। 3 i cap plus 3 j cap plus 3 k cap upon 3 root 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ध्रुव, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 कॉमन लेके 3 कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर बोलो। root 3 times of I cap plus A cap plus K cap. श्रेया चेक करो, रूट 3 टाइम्स नहीं होगा, i 1 cap plus j cap plus k cap upon root 3। हाँ अपॉन रूट 3 होगा। श्रेया चेक करो, अपॉन में होगा रूट 3। लेट करो, ए कैप बना रहे हैं हम लोग, तो इस वेक्टर को लिख लिया होगा आपने, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 9 प्लस 9 27, ऊपर से 3 कॉमन ले लो और 27 को लिख दो 3 रूट 3, 3 कैंसिल करो, ये आंसर हो। बस यहां भी छोड़ेंगे मार्क्स भी काटेगा कोई हमारे, ये भी ठीक है, हम नहीं कर रहे कॉमन, करते हैं तो बेटर ऑप्शन है। क्लियर हुआ? दैट्स ऑल, आज इतना ही करेंगे, अब इसको परसों खींच देंगे काफी। आज डेट क्या हो गई? ओहो ये तो बहुत सिलेबस होता है। टारगेट बनाया था मैंने 15 मार्च तक आपका सिलेबस वाइंड अप कर दूं, कोशिश करूंगा पूरी 15 मार्च तक हो जाए, क्योंकि रिवीजन क्लास का टाइम बढ़ाना है, रिवीजन क्योंकि कंप्लीट पूरे अच्छे से नहीं हो पाएगा, वरना इंटीग्रेशन लग जाएगा 1 महीना रिवीजन कराऊं तो। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।